क्या क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं? ठीक से बोलो। क्या क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं? ठीक से बोलो। इस केस का यही इकलौता चश्मदीद हुआ था, लेकिन अब तवे जो बोलने का प्रयास कर रहा था विक विक कुछ और इस तरह का हाथों से संकेत दे रहा था, मुझे लगा कि इस केस का रहस्य किसी विक्टोरिया से जुड़ा हुआ है। प्रश्न ये उठता है कि कौन सा विक्टोरिया, किसका विक्टोरिया? लेकिन केडी सिर्फ एक शब्द विक्टोरिया से और हाथ के इशारे से मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है तुम्हें समझ में आ रहा हो। क्या लगता है तुम्हें? इस समय तो नहीं दवे, किंतु मुझे लगता है कि जो वो बोल रहा था और हाथों से जो संकेत दिया है उससे ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचना पड़ेगा। मृत्यु के समय चंदन ने अपने हाथों से जो संकेत दिया उसे विक्टोरिया शब्द के साथ मिलाया जाए तो क्या अर्थ निकलता है? सर, इस तरह तो हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे तुम। बॉस, ऐसे तो कमल भी होता है ना, ऐसा। सर, हो सकता है कि कमल नाम की कोई विक्टोरिया हो। अगर हाथ ऐसे किए हैं तो हो सकता है हमें दिए का संकेत दे रहा हो। दिया? सर, विक्टोरिया दिया मतलब विक्टोरिया का दिया से क्या लेना देना? दिया मतलब लाइट, और लाइट आता है लैंप से। हो सकता है मरते समय चंदन हमें यह संकेत दे रहा हो कि इस हत्या से विक्टोरिया का कोई लैंप जुड़ा हुआ है, और किसी एंटीक शॉप में विक्टोरिया के लाइट का मिलना संभव नहीं है। मुझे लगता है एक बार फिर मर्स फर्नीचर वाले के पास जाकर छानबीन करनी पड़ेगी। नीलोफर जी, आपकी दुकान पे अर्थात आपके पति के एंटीक शॉप में कोई विक्टोरिया की लैंप थी जो बेचने के लिए रखी थी? सर, इसका बारे में तो मर्स को ही पता रहता था। उसका दुकान में क्या कहाँ रहता है इसका जानकारी हमको नहीं था। निश्चित, तुम तो दुकान में मर्स साहब की सहायता करते थे, तुम्हें तो पता होना चाहिए। था वहां कोई लैंप? साहब, मैंने ऐसा कोई लैंप नहीं देखा। देखो निश्चित, झूठ मत बोलो मुझसे, क्योंकि मैं जानता हूं तुमने चंदन को वो लैंप बेचा था। चंदन ने मरने से पहले मुझे बताया था, जिसका अर्थ यह होता है कि मर्स साहब की हत्या के साथ तुम्हारा कुछ लेना देना है। साहब, जो लैंप लेके गया मेरे को नहीं मालूम वो कौन था। साहब साहब उसने आपसे ऐसा क्यों बोला मुझे नहीं पता। साहब घबराओ मत, मैंने तो यूं ही कह दिया था। तो तुम्हारे कहने से यह साबित हो गया कि उस दुकान में लैंप था, तो फिर झूठ क्यों बोला तुमने? साहब, मैडम ने आपको कुछ भी बताने के लिए मना किया था। ये दिखा झूठ बोल रहा है सर। तेरा हड्डी पसली तोड़ देगा हम। शांत बैठे बैठिए बैठिए सर, बैठिए आप, बैठिए। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। बताओ उस लैंप के बारे में। साहब, हमारी दुकान पर 2 विक्टोरिया के लैंप थे। एक लैंप खराब हो गया और दूसरा लैंप 10 दिन पहले एक आदमी खरीद कर घर ले गया। कौन आदमी? साहब, वो आदमी कौन था, कहाँ से आया था, ये तो नहीं मालूम। इंटरेस्टिंग। क्या बात, आप तो एकदम सॉलिड जज रहे हो आज। नहीं बस, अपुन का मतलब है कि आपने अपुन लोगों को अचानक से बुलाया, कुछ इम्पोर्टेंट? 48 घंटों में तुम दोनों को ये पता लगाना है कि मुंबई में ऐसे कितने विक्टोरिया हैं जो सड़क पर चलने लायक है। पता चल जाएगा सर। साथ साथ ये भी पता लगाना कि पिछले 1 सप्ताह में किस विक्टोरिया का लैंप बदला गया। अरे नक्को रे बॉस, टेंशन वेंशन नक्को। अपुन है ना बॉस, अपुन ना विक्टोरिया वाले को 2 चमाट मारेगा, देखना। गिटर पिटर सब बोलेगा अपुन को 1 हफ्ते का हिस्ट्री लिख के देगा। श्रमन, यही तो नहीं करना है। क्यों? जो भी करना है सावधानी से करना है। विक्टोरिया चालक के उसके मालिक को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसके विक्टोरिया को ढूंढ रहे हैं।
अच्छा, बहुत अच्छी कंडीशन में है आपकी विक्टोरिया। इसकी लाइट यानी कि लैंप वो भी बदलना होता होगा ना आपको? अरे भैया, विक्टोरिया की लालटेन ही तो विक्टोरिया की शान होती है। हाँ, इसलिए हम साल 2 साल में नई चकाचक लालटेन जो है लगवा दे। हाँ भैया। अरे वाह भाई साहब, इससे पहले आपने लैंटर्न का बदली, काफी नई लग रही है। अरे भैया, यही कोई हफ्ते 2 हफ्ते पहले लगवाई है भैया। क्या बात कर रहे हैं? इतनी पुरानी विक्टोरिया की लैंटर्न मिल जाती है आपको? इतनी आसानी से नहीं मिलती है भैया। वो एक दुकान है, वो क्या नाम है, हाँ, मर्ज फर्नीचर वाला एंटीक्यू शॉप। वहीं पे विक्टोरिया के सारे सामान मिल जाते हैं और वहीं पे ही मैंने बनवाई है। हाँ, केडी सर, मिल गया होगा जिसने 1 हफ्ते पहले मर्ज फर्नीचर वाला से विक्टोरिया का लैंप लिया था। उसका नाम प्रेमचंद है। तो अच्छे समाचार है फिर। और क्या पता लगा प्रेमचंद के बारे में? वो नानाबाई चौक की गली नंबर 2 में रहता है। वेरी गुड। अब एक काम करना, तुम दोनों उस लैम्प को खोल कर देखो, उसमें क्या है। कुछ मिलता है, कोई संकेत मिलता है तो मुझे बताओ। लेकिन सुन, सावधानी से करना। प्रेमचंद को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए सर, समझिए कि काम हो गया। अबे चचा बतौले कैसे है भाई? अरे पहचाना हम उनको? अरे अपुन ने तेरे को फोन किया था ना, वो जय कि अपन के दोस्त को तेरा इंटरव्यू लेने का है। हाँ भैया, फोन तो किया था, लेकिन फोन पे तो आपने अपना नाम वीरू बताया था। वो क्या ना, बचपन में अपन के बाप ने वो लोले पिक्चर देखा, तो उसमें क्या था ना कि बाप ने 2 हीरो देखा, एक का नाम जय, एक का नाम वीरू। तो उसने कहा दोनों बच्चों का नाम जय वीरू रखेगा, तो बच्चा हुआ एक, तो उसने सोचा अपन का नाम जय और वीरू दोनों रख डाला। हाँ, और जय वीरू रख दिया। तब तो आपके पिताजी हैं, मतलब ऐसा करते होंगे। हाँ ही भी करता है चमाइला। बड़े फिल्मी पिताजी हैं आपके। अरे वो सब छोड़ना, ये बोले तो भाई साहब, अरे अपन का दोस्त है ना रॉकी, अपन ने बोला था ना, अरे सॉलिड खबरी है, बहुत सॉलिड फोटोग्राफर है। टिक टिक। यो मैन, हम पहले तुम्हारा विक्टोरिया के साथ फोटो खींचेगा, उसके बाद हम तुम्हारा इंटरव्यू लेगा। ओके, चलो जल्दी से पोज करो। वेरी गुड, तुम बहुत अच्छा पोज करता है मेरी विक्टोरिया के साथ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हो गया फोटो। सामने से जल्दी से लेकर जाओ, वरना काम नहीं होगा। ओ चाचा सुन, बहुत हो गया, अब ना अंदर जाते हैं, कुछ नया कपड़ा वपड़ा पहन के नया फोटो। हाँ, ड्रेस चेंज करो, ड्रेस चेंज करो जल्दी से। चलना विक्टोरिया। अरे चाचा पटौले हैं, जल्दी जल्दी चेंज कर सकते। अरे रुक, एक मिनट। अरे तुम इधर बैठो। अच्छा, अब एक सवाल पूछे हैं, सॉलिड हैं। तू कितने साल से विक्टोरिया चला रहा है? बीते 30 सालों से विक्टोरिया चला रहा हूँ मैं। हाँ भैया। ये चाबी किसकी है? पता नहीं, देखकर ऐसा लगता है कि संभवतः किसी तिजोरी की चाबी हो। तिजोरी बोले तो कैश, बोले तो दौलत। अरे वाह बॉस, अप्पू ने क्या सॉल्व किया, किसी ने मर्द फर्नीचर वाले को ये दौलत के लिए टपकाया रहेगा। हाँ बॉस। हाँ, इसकी संभावना तो है। पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि फर्नीचर वाला इस चाबी के बारे में जानता नहीं था, नहीं तो वो लैंप नहीं बेचता। अब हमें ये खोजना आवश्यक है कि इसकी तिजोरी या इसका कबर्ड
कहाँ है? उसे खोलने से ही पता चलेगा कि मामला क्या है। कम कम। नीलूफर जी, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको यहाँ बुलाया। मैं जानता हूँ कि आप मर्जी का घर छोड़ चुकी हैं, लेकिन इस चाबी के ताले को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। नो प्रॉब्लम, हम ट्राई करते हैं। थैंक यू। ये तो खुलता नहीं है। उसमें देखिए। શું પેપર છે? दिखाई। ये तो बिल है, किसी श्री फिरदौस फर्नीचर वाला ने बनवाई है। ये श्री फिरदौस फर्नीचर वाला कौन है? वो हमारा फादर इन लॉ, बोले तो मर्ज का डैडी, पर वो अभी ये दुनिया में नहीं है। ये फिल्म में लिखा क्या है पण? सभी बातों का एक ही कंक्लूजन है। श्री फिरदौस चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी तमाम जायदाद उनके बेटे मर्ज फर्नीचर वाला की हो जाए। हाँ શું છે? ये बड्डू कंफ्यूजन છે। अभी सर आप ही हमको बोलो, फादर का डेथ होता है तो सारा प्रॉपर्टी बेटा को ही मिलता है ना, और उसका वाइफ जिंदा हो तो उसका वाइफ को मिलता है। पर हमारा तो मदर इन लॉ भी नहीं है, और मर्ज का कोई सिस्टर कोई ब्रदर भी नहीं है, तो फिर ये विल बनाने को काय को मांगता था? ये बात मुझे भी समझ में नहीं आ रही। फिरदौस जी के लॉयर कौन थे? हाँ, वो हमारा फादर इन लॉ का बेस्ट फ्रेंड था, मिस्टर सुनील, वही उनका लॉयर भी था। मिस्टर सुनील? जी हाँ, मैं फिरदौस का पारिवारिक वकील ही नहीं, बल्कि हम बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे। फिर तो आप अवश्य जानते होंगे कि फिरदौस साहब ने ये वसीयत किसके लिए बनवाई थी। जी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे इतना ज़रूर बताया था कि कोई उनकी जायदाद हथियाना चाहता है, और यही कारण था कि उन्होंने बहुत ही जल्दी में ये विल बनवाई थी। आपने जानने का प्रयास किया कि जायदाद कौन हथियाना चाहता था? जी मैंने पूछा था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। कोई और बात याद आती है जो मर्ज के पिता ने आपसे कही हो? जी नहीं, विल बनाने के कुछ ही दिनों बाद में फिरदौस कोमा में चले गए थे, और उसके कुछ ही दिनों बाद में दुर्भाग्य से फिरदौस की मौत हो गई। लेकिन उन्होंने मुझे इतना ज़रूर बताया था कि उनकी जान को खतरा है। किससे खतरा था उनकी जान को? जी मैंने पूछा था, लेकिन उन्होंने मुझे इस बात का भी जवाब नहीं दिया था। लेकिन मेरा शक उनके एक्स बिजनेस पार्टनर मिस्टर कैलाश शिंदे पर जाता था, क्योंकि कैलाश और फिरदौस में अक्सर झगड़े हुआ करते थे। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं जमती थी। योर ऑनर, श्री कैलाश शिंदे ये मर्ज फर्नीचर वाला के स्वर्गवासी पिता फिरदौस फर्नीचर वाला के व्यवसाय में उस समय भागीदार थे, और ऑनर साझेदारी थी दोनों की। मैं सत्य कह रहा हूँ? हाँ जी, फर्नीचर वाला एंटीक शॉप का पहले नाम फर्नीचर वाला एंड शिंदे एंटीक शॉप था। हम दोनों ने मिलकर ये दुकान शुरू की थी। फिर वर्षों पुरानी मित्रता में, व्यवसाय में, साझेदारी में ये फूट कैसे पड़ गई? क्या बताया वकील साहब, फिरदौस फर्नीचर वाला की नीयत खराब हो गई आणि त्याने मला काढून टाकलं। उसने हमारी पार्टनरशिप तोड़ दी। ऐसा करने से तो आपके मन को बहुत ठेस पहुंची होगी, और उसी का बदला लेने के लिए आपने वर्षों पश्चात दुकान को ही जला दिया। ये आप क्या बोल रहे हैं वकील साहब? नहीं समझ में आया ना? मुझे भी नहीं समझ में आया। पाठक साहब की ये खासियत है, अक्सर ऐसी बातें करते हैं जो हमें समझ में ना आए, लेकिन बाद में समझा देते हैं। सर प्लीज समझाइए ना, ये केस चल रहा है मरहूम मर्ज साहब की हत्या का। अब मर्ज साहब के पिताजी की किसके साथ पार्टनरशिप थी, कैसे टूटी, वो सब डिस्कशन क्यों कर रहे हैं आप सर? प्लीज बताइए। योर ऑनर, मैं केवल इतना प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा था कि इनके साथ बुरा किया तो संभवतः इनके पास उद्देश्य था उस दुकान को जलाने का। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो इस समय मैं
दुकान के नौकर निशित को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अनुमति है। तो निशित, जिस समय फिरदौस फर्नीचर वाला जी और कैलाश शिंदे साहब के बीच ये साझेदारी थी, भागीदार थे दोनों, क्या तब से तुम इस दुकान में काम कर रहे हो? जी हाँ। तो छोटे रहे होंगे तुम तो, पर बातें तो याद होंगी सब। कुछ हुआ था दोनों के बीच, क्या हुआ था कृपया बताओ। मेरे को अच्छी तरह से याद है। कैलाश साहब फिरदौस साहब से बहुत बुरी तरह से बात कर रहे थे। ए हलकट, एहसान फरामोश, धोखेबाज! ये दुकान को बनाने के लिए मैंने तुझे लाखों रुपए दिए थे, लाखों रुपए। अब तुम दोनों बाप बेटे मिलकर मुझे इस दुकान से निकालना चाहते हो? नहीं नहीं कैलाश दिकरा, गलत फहमी में मत रहो। ऐसा कुछ हमको करने का नहीं है। हाँ, तुमने रुपया दिया था, लेकिन ऐसा नहीं किया था। हाँ? अरे बिजनेस डील था दिकरा, वो डील के मुताबिक टाइम टू टाइम हम तुमको पैसा लौटाया कि नहीं लौटाया ना, और अभी प्रिंसिपल अमाउंट लौटाना चाहता है, उसमें प्रॉब्लम क्या है तुमको? फिरदौस, अरे क्या बोलते है, क्या तू तुला करता है क्या? अरे वो टाइम की लागत का आज के टाइम में 2 करोड़ की कीमत नहीं है। वो तेरा बात सच्चा है कैलाश दिकरा, लेकिन अभी उसमें हम लोग क्या कर सकता है? हाँ देखो, अपना एक पूरा लीगल पार्टनरशिप डीड था, उसमें बहुत क्लियरली लिखा था कि जब भी अपना पार्टनरशिप डिसॉल्व होएगा तो दुकान हमारा लोग का शहर में आएगा, और तुमने जितना पैसा वो टाइम पे लगाया था ना, वो हम तुमको वापस दे देगा, वो हम ले रहा है ना। अरे धोखाधड़ी की है तुम दोनों ने मेरे साथ, धोखाधड़ी। जब तक मेरा हक मुझे नहीं मिलता ना, तुम दोनों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और तुम दोनों ने अगर मेरा हक मुझे नहीं दिया, तो जिस प्यार से इस दुकान को मैंने सजाया है ना, उसी नफरत से इस दुकान को खलास कर डालूंगा, बर्बाद कर डालूंगा, जला डालूंगा। अरे व्हाट लाउंड आगे तुमने दुकान की भी भगत रहा, भगत रहा। अब शिंदे साहब इस विषय में कुछ बोलना चाहते हैं? जी, माना कि मैंने ये सारी बातें कही थी क्योंकि उस दिन मैं बहुत गुस्से में था सर, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने वो दुकान को जला डाला। करेक्ट बोल रहे हैं आप। और अगर आपने आग लगाई तो मैं ये कहूंगा कि आप रियल लाइफ में एकदम स्लो मोशन में काम करते हैं। 2009 में धमकी देते हैं, 2014 में जाके आग लगाते हैं। कैन यू एक्सप्लेन दिस सर प्लीज? ऑफ कोर्स जायसवाल साहब, स्लो मोशन में आपका दिमाग काम करता है, क्योंकि क्या है, जब तक पूरी जानकारी ना हो तब तक किसी निर्णय पर पहुंचना ये अनुचित होता है। हुआ ये था योर ऑनर कि 2009 में धमकी देने के पश्चात शिंदे साहब ने फिरदौस जी और मर्ज जी पर वो दुकान हत्या लेने का दावा किया और न्यायालय में केस दर्ज किया। और जिस दिन आग लगी उसके एक दिन पूर्व न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया था, जो शिंदे साहब के विरुद्ध था। उसी तहश में आकर इन्होंने दुकान जला दी। व्हाट्स नॉट टू अंडरस्टैंड मिस्टर जायसवाल? आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि आप तर्क लगा रहे हैं, एकदम ही ऐसे निर्णय पे ठप करके पहुंच गए आप। एक बार फिर से बताइए, किस प्रकार से पहुंचा मैं? ठप करके नहीं जायसवाल साहब, ठप करके निर्णय पर आप पहुंचना चाहते हैं, इसलिए हर बार आप ठप हो जाते हैं। जो कार्य आपसे नहीं होते हम उसे करने का प्रयास करते हैं और एक सीमा तक सफल भी रहते हैं। उदाहरण के रूप में योर ऑनर, जिस सीसीटीवी फुटेज को जायसवाल साहब कह रहे थे कि पूरी तरह से नष्ट हो गया, वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था योर ऑनर, उसके कुछ अंश बचे थे। एक चित्र उसमें से हमने प्राप्त किया योर ऑनर, तो पता चला कि घटनास्थल पर घटना के समय चंदन नामक एक व्यक्ति वहां उपस्थित था। आप तो जानते ही होंगे चंदन को। नहीं, उत्तर मत दीजिए, मैं आता हूं वापस। योर ऑनर, चंदन के दूरभाष यंत्र की सूची और हमारे शिंदे साहब के दूरभाष यंत्र की सूची आपकी मेज पर रखी हुई है। घटना के 2 घंटे पहले लगातार शिंदे साहब ने चंदन को फोन किया था। अब शिंदे साहब ये बताइए कि आप जैसा इतना बड़ा व्यापारी एक गुंडे को फोन क्यों कर रहा था? क्या काम पड़ गया था आपको? और विशेष रूप से उस समय, जिसके कुछ समय बाद ही उस दुकान में आग लगी और जिस व्यक्ति को आप फोन कर रहे थे वो घटनास्थल पर देखा भी गया। हाँ जी, मैं चंदन को फोन जरूर करता था, लेकिन सिर्फ दुकान की खबर जानने के लिए, क्योंकि मुझे पता चला था
कि फिरदौस फर्नीचर वाला उसकी दुकान किसी और को बेचने वाला है। साहब, अगर वो दुकान किसी और को बेच देता तो फिर मुझे क्या मिलता? मुझे तो कुछ नहीं मिलता ना। सिंपल सी बात है, अगर कोई किसी से लंबी लंबी बातें करता है तो करता है, मैं भी करता हूँ, तो गुनहगार तो नहीं हो गया ना। फोन पे बात करना तो अपराध नहीं है। हो गया? हाँ। बताइए अब चक्कर क्या है? सच बात तो यह है जज साहब, ये जो आग लगी है, ये आग तो बहुत पहले लग चुकी थी, बस दुकान अब जली है। देखिए, ऐसा प्रतीत हुआ कि आप कोई शेर पढ़ रहे हैं। सरल शब्दों में समझाइए क्या हुआ था। आग लगने का कारण कुछ और नहीं है, फर्नीचर वाला के आपसी घरेलू झगड़े हैं। ये बात हमारी पार्टनरशिप टूटने के पहले की है। काय मित्रा, फार काळजीत दिसतोय, बहुत परेशानी में लग रहा है। समझ में नहीं आता क्या करेगा, बहुत कंफ्यूजन है। दिल एक बात बोलता है, दिमाग दूसरा बात बोलता है। अरे बोलना यार, दोस्त को नहीं बोलेगा तो और किसको बोलेगा? ये हमारा डॉटर इन लॉ है ना, नीलूफर, ये अच्छा लड़की नहीं है। क्या मतलब? मेरा डिकरा मर्ज के साथ है ना, कोई लव वव नहीं करता है, प्यार नहीं करता है। वो तो मेरा ये पैसा के लिए उसने उसके साथ शादी बनाया। हमको तो चौक्कस खातरी है कि उसका लफड़ा है बाहर किसी के साथ। ये सब जो है, ये तो इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकता है? क्योंकि हमने देखा है डिकरा, हमारा दोनों आंख से देखा है। उसको किसी आदमी का फोन आता है, वो छुप छुप के फोन में बात करती है, और इतना ही नहीं, वो हमारा बेटे को झूठ मूठ समझा के बाहर भी जाती है वो आदमी को मिलने। यू ब्लडी स्काउंडर, इधर जज के सामने कोर्ट रूम में झूठा झूठा बात करता है, शर्म नहीं आता तुमको? अरे खुद दुकान को आग लगाया और अब हमको फंसाने को मांगता है तुम? झूठ मत बोल, नहीं चाहती। अरे सारा बोलना तुम्हारे। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। चल बैठ नीचे। यू शट अप। ऑर्डर ऑर्डर, आप बैठ जाइए, वरना आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलाया जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ जज साहब, मैंने खुद अपने आंखों से इस औरत को कई बार होटल जाते हुए देखा है, गैर आदमी से मिलने के लिए। जैसा हो ना हो, इसके यार ने ही मर्जी का खून किया है। नहीं, अपना जबान पे लगाम देना मांगता है। ऑर्डर ऑर्डर, आपको जो भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। ये झूठ है जज साहब, हम हमारा शौहर को कभी नहीं मार सकता था। हमको फंसाया जा रहा है जज साहब। हाँ, आपको फंसाया जा रहा है आपके इतिहास के आधार पर नीलूफर जी। सुना है कि मर्ज से ब्याह करने से पूर्व आपने 2 बार विवाह किया था। और उन दोनों पतियों की मृत्यु कुछ रहस्यमय रीत से हुई थी। हद हो गई योर ऑनर, किसी औरत की पुरानी बातों को खुरेदना इस अदालत के लिए शर्मसार बात है। योर ऑनर, अदालत के लिए शर्मसार बात तो तब होगी जब एक निर्दोष को दोषी मानकर उसे दंडित किया जाएगा। इसीलिए योर ऑनर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया आप प्रोसिक्यूटर साहब को कहें कि बार बार बीच में न टोके, ताकि मैं प्रश्नोत्तर करके इस केस की जांच कर सकूं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। हाँ नीलूफर जी, बताइए, कैलाश जी ने जो आप पर यह आरोप लगाया है, उस विषय में क्या बोलना चाहेंगे आप? वो दिन हम उस छोकरा को मिलने को नहीं गया, लेकिन वो कंटिन्यू हमको फोन करता रहता था। अरे हम तुमको जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, हम तुमको क्यों मिलेगा? हेलो मैम, मेरा नाम साइरस बाटली वाला है, मुझे आपसे मिलना है। जो बताने का इधर ही फोन पे बताओ। फोन पर बताने वाली बात होती तो मिलने की जिद नहीं करता। बात आपके फायदे की है। आज शाम होटल में आपका वेट करूंगा। एक मिनट, हमको बोलता था कि उसको कुछ ऐसा चीज मालूम है जो अगर हमको पता चल जाए तो हमारा आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। और एक दिन तो उसने हद ही कर दिया, वो हमका ढूंढता ढूंढता हमारा शौहर का दुकान पे पहुंच गया। फिर? वो वहां पे हमारा मैनेजर रमानी को मिला और उसको बोला कि अपना मैडम को चुपके से बोलना कि कल शाम को 6 बजे गोपाल होटल में हमको आके मिले। और आप गई थी वहां? रमानी ने हमको मैसेज दिया तो सुनकर हम बहुत डर गया जज साहब। इसके लिए
हम उसको मिलने को गया। आप जब वहाँ गई तो कौन मिला? कौन था वो व्यक्ति? वकील साहब, वहाँ पे वो हमको मिला ही नहीं। क्यों ऐसा? बाद में उसने हमको फोन करके बोला कि वो कैलाश हमारे पीछे पीछे आया था, इसका वास्ते वो सामने ही नहीं आया। फिर उसके बाद कभी भी नहीं मिल पाया। जब भी हम उसको मिलने को गया, उसने हमेशा हमको बाद में फोन करके यही बोला कि तुम्हारा फादर इन लॉ तुम्हारे पीछे आया था, कैलाश तुम्हारे पीछे आया था। जज साहब, सच तो ये है कि वो साइरस बाटली वाला को हमारा कभी मुलाकात नहीं हुआ। योर ऑनर, इस समय पर मैं श्री सचिन रमानी जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। अनुमति है। सचिन जी, नीलोफर जी किसी साइरस बाटली वाला की बात कर रही थी जो आपसे आकर मिले थे, तो क्या क्या हुआ था, क्या कहा था, कुछ ऐसे विस्तार में बताइए जरा। जखन साईं वो चढ़िया मेरे को बोला कि अपनी मैडम को बोलना कि शाम को 6 बजे होटल गोपाल में आके मुझे मिले। फिर क्या किया आपने? अरे बाबा, हूँ छा करूँ, जो बात उसने मेरे को बोली मैंने जाके मैडम को बोल दी। हाँ, लेकिन ये बात मैडम को छोड़ के मैंने किसी को नहीं बताई। अलाई केड़ो मामलो थी साईं। घंटी बजी। ये अदालत इस केस की अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। वरुण, एक छोटा सा काम है तेरे लिए। अगर तूने ये काम सही रूप से कर लिया तो समझ ले कि मर्स फर्नीचर वाले का केस सुलझ गया। कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, इस मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए मैं सचिन रमानी जी को एक बार कटघरे में बुलाना चाहूंगा। क्यों? मतलब आप सचिन जी को बुला के उनसे भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? ऑनर, क्या हो रहा है? सवाल पे सवाल, तारीख पे तारीख। ये पाठक साहब कभी किसी की पर्सनल लाइफ में चले जाते हैं, कभी विक्टोरिया में ऐसे घूमने चले जाते हैं, कभी विक्टोरिया की लैंप की मदद से केस पे रोशनी डालना चाहते हैं। मुझे तो लगता है केडी पाठक साहब यही चाहते हैं कि केस खत्म ही ना हो, लंबा लंबा चलता रहे और बस शकमंद आते रहे, गवाह आते रहे। गोल 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 कंफ्यूज हो गया हूँ मैं कि आखिर ये केस चल किस पे रहा था, क्या केस है? आई एम सॉरी टू से मिस्टर केडी पाठक, लेकिन आप इस केस की जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिए, आपके पास इस केस से मुताल्लिक कोई पुख्ता सबूत हो तो अपनी बहस जारी रखिए, वरना इतनी दलीलें सुनने के बाद ये अदालत इस केस का फैसला सुनाने पर मजबूर हो जाएगी। योर ऑनर, ये केस जितना सुलझा हुआ लग रहा है उतना ही उलझा हुआ है। इसी कारण से इस केस की जड़ तक पहुंचने में जरा कठिनाई हो रही है। कठिनाई तो होगी ही जब आई.एम. जायसवाल आपके सामने है पाठक साहब। खैर, आप तय तक पहुंच चुके हैं या और कोई तरीका या तारीख चाहिए आपको? योर ऑनर, मैं अदालत को विश्वास दिलाता हूं कि अगर मुझे एक बार सचिन रमानी जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति दी जाए, मैं असल हत्यारे को इस अदालत के सामने प्रस्तुत कर दूंगा। इजाजत है? हाँ, तो सचिन केसवानी नहीं, सचिन रमानी। रमानी क्या दोनों, मतलब केसवानी रमानी दोनों सिंधी है? अरे हाँ बाबा, माँ सिंधी छू। बड़े अच्छे लोग होते हैं इस जाति के। आपके दादाजी कहाँ, यहीं कहाँ सिंध में पैदा हुए? कहाँ पैदा? होंडा साईं, इधर ही मुंबई में पैदा। अच्छा। और बड़े जलसे से मनाते हैं आप लोग अपना वो नववर्ष दिवस। कब होता है? याद था मुझे, नववर्ष दिवस। अरे बाबा, बात ये है ना कि हम तो कोई त्योहार को मानता ही नहीं है। ये भी ठीक है, आवश्यक नहीं है कि हर त्योहार को माना जाए। और लेकिन जो औरतें उपवास रखती जिस दिन अपने पति के लंबी आयु के लिए, वो तो आप तो शादीशुदा हैं या नहीं? शादी नहीं हुई आपकी? शादी नहीं हुई तो वो जानते तो होंगे उस दिवस को क्या कहते हैं आप? कड़वा चौथ साईं, कड़वा चौथ। कॉमन सेंस। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं ना, वही होता है करवा चौथ। योर ऑनर, ये कोई कल्चरल प्रोग्राम नहीं चल रहा है। पाठक साहब ये पूछ रहे करवा चौथ कब होता है, न्यू ईयर कब होता है। प्लीज कोई समझाए हमारे सीनियर को कि यहाँ पे एक मर्डर केस चल रहा है, आत्माराम जी पे इल्जाम लगा हुआ है, तो आप प्लीज मुद्दे पे आइए, अपने मोक्किल को बचाइए। योर ऑनर, मैं विश्वास दिलाता हूँ अदालत को कि मुझे अगर क्षण और दिए जाए तो मैं मुद्दे पे आ ही रहा था। इजाजत है?
सनी जी आपका कैसा आईडी कार्ड, आधार कार्ड? अरे बाबा है ना, क्यों नहीं? लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस? हाँ। ये देखो साईं, सचिन रामानी। आप ये क्या करना क्या चाहते हैं आप? सचिन रमानी साईं भी सब सुठो बाहर ठीक है ना? ताजी जाल ठीक है? अरे कदे तो 10 रुपया खर्च कियो। अपने प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा, हाँ। उत्तर नहीं दे रहे आप। सिंधी बोल रहा हूं मैं। आप सिंधी हैं? साईं समझे आप मैं क्या बोला? अरे बाबा मां सिंधी छू मां। नहीं समझे आप, नहीं समझे। मैं सिंधी बोला, लेकिन आप सिंधी नहीं समझे। आप सिंधी होकर सिंधी नहीं समझे, इसका ये अर्थ होता है कि आप सिंधी हैं ही नहीं। अरे क्या फर्क पड़ता है भाई, ये सिंधी है या हिंदी है या मारवाड़ी है या गुजराती है या नेपाली है, उसे क्या फर्क क्या पड़ता है? नहीं, पहले भी मैंने आपसे कहा था जायसवाल साहब कि आपको तो किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सबको पड़ता है, क्योंकि एक निर्दोष के प्राण अटके हुए हैं। योर ऑनर, फर्क ये पड़ता है कि एक व्यक्ति जो सिंधी नहीं है, वो स्वयं को सिंधी बनाकर जग के सामने प्रस्तुत कर रहा है। इसके पीछे क्या कारण है भाई? अब ये मत कहना कि आप सिंधी हैं, क्योंकि पिछले कथन में आपने कहा था जो कहना चाहिए था आपको छा कंधे, हाँ। लेकिन आपने कहा था छा करंडुस, जो कि गलत सिंधी है। और फिर अलाय कड़ो मामलो थई को आपने कहा था मामलो थी तो गुजराती शब्द होता है, क्योंकि अभी अभी जब आप मुझे आई कार्ड दे रहे थे अपना, आपके बटुए में मैंने हज़रतुस पैगंबर का फोटो देखा, जिसका अर्थ ये होता है कि आप पारसी हैं। आप पारसी हैं, लेकिन आप अपने आप को सिंधी बनाकर जग के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई व्यक्ति क्यों ऐसा करेगा? आप पारसी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका रिश्ता कहीं ना कहीं, आपका संबंध कहीं ना कहीं जुड़ा हो मर्ज फर्नीचर वाले से? योर ऑनर, मैं अदालत को बताना चाहूंगा कि पिछली सुनवाई में इनका कथन सुनकर सिंधी भाषा के उपयोग में गलतियां पाकर जब इन पर संदेह हुआ मुझे कि ये सिंधी नहीं है, कुछ और है, तो ये सिंधी बनने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, मैंने अपने सहायकों से कहा कि इनका पीछा करें। मेरे सहायकों ने इन्हें एक पारसी अग्यारी में जाते हुए देखा योर ऑनर। वहां की स्थिर चित्र आपकी मेज पर रखे हुए हैं, और फिर जब हमने पूछताछ की तो ये पाया कि ये सिंधी भाई साहब का नाम साइरस बाटली वाला है। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट का डेकोरम मेंटेन रखा जाए। हाँ, मैं ही हूँ साइरस बाटली वाला। मर्ज का सौतेला भाई, फिरदौस फर्नीचर वाले का नाजायज बेटा। ये फिरदौस फर्नीचर वाला 30 बरस पहले मेरा मम्मी को धोखा दिया मिलोन, उसको छोड़ के चला गया। हक्का जिंदगी मेरे को यही नहीं मालूम कि मेरा पापा कौन था। पहले और 4 बरस पहले मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि फिरदौस फर्नीचर वाला मेरा फादर है, और मेरी मम्मी की डेथ हो गई। उसका धोखाबाजी में बर्दाश्त नहीं कर सका मिलोन, और इधर मुंबई चला आया उससे अपना हक मांगने। मिस्टर फर्नीचर वाला, मैं यहाँ इस वास्ते नहीं आया कि तुम मुझे बेटा बोल के गले से लगाओ। मैं इधर अपना हक मांगने आया, अपना और अपनी मम्मी का हक।
કોણ છે તું હા? અને કયા મોને તું આ બધું મને પૂછી રહ્યો છે? अरे तेरे को मालूम नहीं है क्या? तेरी और तेरी उस मम्मी के लिए मैंने कितना किया है? એટલું બસ નથી? बस नहीं। मैं दर दर की ठोकरें खाऊं और मर्ज यहाँ आपकी प्रॉपर्टी पे ऐश करे, ऐसा नहीं चलेगा। मैं भी आपका बेटा हूँ, आपका खून हूँ। हाँ देखो, इस प्रॉपर्टी में मेरा बराबर हिस्सा होना चाहिए। समझ गया। ये तू नहीं, ये तेरी माँ का गंदा खून तेरी जबान से बोल रहा है। लेकिन कान खोल के सुन ले, मेरी प्रॉपर्टी में से एक कानी कौड़ी भी तेरे को नहीं दूंगा। मेरा पूरा जायदाद मेरा इकलौता बेटा मर्जी को ही मिलेगा। हाँ। अरे ऐसे कैसे जाएगा मर्ज को? तुम भी सुन लो, तुम ना जानते नहीं हो मेरे को। मैं इधर पे आऊंगा, बार बार आऊंगा और अपना हिस्सा मैं लेके रहूंगा। उस दिन तो हम वापस आ गया, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया था मिलॉर्ड कि उस फिरदौस फर्नीचर वाले का हम पीछा नहीं छोड़ेगा। नालायक, तू फिर से आ गया इधर? आ गया और बार बार आऊंगा। जब तक के मेरे को मेरा हिस्सा नहीं मिलेगा मैं इधर आता रहूंगा। मालूम था मेरे को कि तू ऐसे ही मुझे बार बार तंग करेगा, इसीलिए मैंने एक फुल प्रूफ विल बनाया है। मेरे मरने के बाद मेरा जायदाद, मेरा पैसा, सब कुछ मेरा इकलौता बेटा मर्ज को मिलेगा। अरे मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। तेरा उस विल को ना मैं जला के राख कर दूंगा। अरे मिलेगा तो जला के राख करेगा ना। मैंने उसे ऐसी जगह छुपाया है कि तू क्या, तेरे फरिश्ते भी ढूंढ नहीं पाएंगे। कहाँ छुपाया विल को? नहीं बताऊंगा। किधर छुपाया? नालायक, हाथ छोड़। फर्नीचर वाला किधर छुपाया? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। और उसके बाद हमारे धोखेबाज पापा की डेथ हो गई। वो विल का राज ही रह गया माय लॉर्ड। लेकिन तब तक कि हम जान चुका था माय लॉर्ड कि मर्ज को उस विल के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता है। ये तो विल है। तो हमने सोचा कि इससे पहले कि वो विल मर्ज के हाथ पे लगे, हम उस विल को ही जला देगा। इसीलिए हमने मर्ज की दुकान में नौकरी की। अपना नाम हमने सचिन रमानी रख लिया ताकि किसी को हम पे शक नहीं हो। हम मर्ज के करीब आ गया, हमने उसका कॉन्फिडेंस जीता और फिर विल को ढूंढना शुरू कर दिया। तो जा, अपना काम कर जा। ठीक है साहब। अरे निशिंद, अरे यार इधर आ। अरे बाबा इधर आ। ये रख ले। अरे प्यार से दे रहा हूं, रख। अरे यार एक बात तो बता, ये तूने मर्ज के फादर को कभी दुकान में कुछ छुपाते हुए देखा क्या? कभी ऐसा? हाँ, एक बार वो विक्टोरिया के लैब में कुछ छुपा रहे थे। अरे बाबा क्या छुपा रहा था? मेरे को लगा कि बुड्ढे ने पैसा छुपाया होगा। हाँ। लेकिन जब बाद में लैंप का कवर खोल के देखा, हाँ, तो उसमें कुछ भी नहीं था। एक चाबी थी। मूड खराब हो गया उनका। चाबी? हमको बहुत बड़ा सदमा लग गया कि हमारा यहाँ आने का मकसद बिल्कुल खत्म हो गया है, फिनिश। लेकिन फिर उस दिन आत्माराम दुकान पर आया। तेरवा शपथ साहेब, ये विक्टोरिया मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं होने देगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। याद है पैसा उठाते वक्त तुमने तीनों विक्टोरिया गिरवे रखा था, उसका स्टैंप एग्रीमेंट मेरे पास है। अब ये तीनों विक्टोरिया मेरा हो गया। चल अब जा इधर से। मर्ज साहेब याद रखना, अगर ये विक्टोरिया मेरा नहीं तो और किसी का नहीं हो सकता। मेरा ये तीनों विक्टोरिया के साथ साथ मैं आपका ये दुकान जला देगा, सबको जला के राख कर देगा। याद रखना साहेब। मर्ज फर्नीचर वाला से बदला लेने के लिए हमने एक प्लान बनाया। देख यार, तेरे से मेरे को एक काम है। क्या काम साहब? ये 50,000 है, 50,000। किस लिए साहब? अरे तेरे लिए। रख ले रख ले रख ले। आप इतने मेहरबान काय के लिए हो रहे? तेरे को मेरा एक काम करना है।
कौन सा काम? मर्ज फर्नीचर वाले की दुकान में तेरे को आग लगानी है। क्या बात कर रहे हैं साहब? दुकान को आग लगानी है? तेरे को और पैसे चाहिए, मैं और पैसे देगा। लेकिन साहब क्यों लगानी है आग? अरे लंबी कहानी है। अरे जिस वास्ते मैं इस दुकान में आया था ना, वो चीज इस दुकान में है ही नहीं, तो मेरे लिए उस दुकान का कोई मोल नहीं है। चंदन तू ना उस दुकान में आग लगा दे। ठीक है साहब, आपका काम हो जाएगा। बचाओ बचाओ उसके बाद वो चंदन हमारे लिए खतरा बनने लगा था, क्योंकि ये केडी साहब उस तक पहुंच गया था। साइरस भाई, आपके इस बात की हम कदर करते हैं, लेकिन जो तरीका आपने अपनाया वो अवैध था, गैर कानूनी। ये आई कार्ड रख लीजिए, जेल से बाहर निकलने के बाद में आप अपने नाम का बनवा लीजिएगा। तो डिफेंस रेस्ट। तमाम गवाहों की गवाही और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सचिन रमानी उस साइरस बाटली वाला ही मर्ज फर्नीचर वाला की मौत के जिम्मेदार हैं। लिहाजा ये अदालत दफा 302 ताजिराते हिंद सचिन रमानी को उम्र कैद की सजा सुनाती है और आत्माराम को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। द केस इज क्लोज्ड। फाटक साहब, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, बोलिए। वैसे मैंने सिंधी भाषा की तैयारी नहीं की थी, इसलिए केस हार गया। वैसे आपको कह दूं कि जीत के हारने वाले कोई बाजीगर कहते हैं। नहीं 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 नहीं, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या जायसवाल, 3 महीने में कम से कम कहावत तो ठीक से बोलना सीख लिया होता। क्या आदमी है यार। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.